हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन को बिल्कुल सिंपल तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दोस्तों हमारे पास जो था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ही डिक्लाइन हुई, इसके डिक्लाइन होने के बाद जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन आता है हमारे पास वो है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। ये जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है, इसका जो टाइमलाइन है 1500 BC टू 1000 BC दोस्तों। 1500 BC टू 1000 BC ये इसका टाइमलाइन है। इसे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज जो इस सिविलाइजेशन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक बुक है जिसका नाम है ऋग्वेदा इसका मतलब एक बुक है जहाँ से सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। इस बुक में 10 मंडलाज हैं दोस्तों, 10 मंडलाज, 10 चैप्टर्स हैं, मंडलाज हैं 10 मंडलाज के अलावा इसमें 1028 हिम्स हैं। हिम्स मतलब मंत्र हैं। और यहाँ से ही हमें इस सिविलाइजेशन की जानकारी का पता चलता है। तो ये तो बुक के बारे में हो गया, और ये हो गया अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के टाइमलाइन के बारे में। अब इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट अगर हम देखते हैं, अगर हम इसके जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में देखें तो ऐसा देखा गया कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास इंडिया है, तो इसमें ये वाला हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया दोस्तों? वेस्ट। ये हो गया आपके पास नॉर्थ, और नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ। नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब होता है ये वाला एरिया। ये जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया कहलाता है, और इसी एरिया में यह सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। वेद में ऐसा भी लिखा गया है, ऋग्वेद में, कि ये जो एरिया था इसे सप्त सिंधु एरिया कहा जाता था। सप्त सिंधु एरिया का मतलब क्या है? सप्त सिंधु का मतलब जैसे यहाँ पे था सप्त सिंधु एरिया। अब सप्त सिंधु एरिया का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर। 7 नदियों का ये ज़मीन था, ये काफ़ी फर्टाइल था। और ये 7 नदियों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है बियास, दूसरा है चेनाब, तीसरा है आपका दोस्तों इंदस, चौथा है झेलम, पांचवा है दोस्तों रावी, RAVI रावी, सतलज, और सबसे लास्ट नदी है आपके पास सरस्वती। ये 7 नदियों से बना हुआ ये लैंड था, और ये लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज 7 नदियों के होने के कारण ये काफ़ी फर्टाइल था। और अगर ये फर्टाइल है तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बढ़िया था। एग्रीकल्चर के लिए क्या था? बहुत ही बढ़िया था। एग्रीकल्चर के लिए भी बढ़िया था, प्लस यहाँ पे ह्यूमन की लिविंग के लिए भी बेटर था। ह्यूमन लिविंग के लिए भी बेटर था क्योंकि कैटल को पानी चाहिए, कैटल को भी पानी मिल जाएगा, और लोग बाग को दिन भर के काम के लिए भी पानी चाहिए, तो वो पानी तो नदी के किनारे ही पहले मिलता था। तो यहाँ पे इसलिए यह सिविलाइजेशन बसी हुई थी सप्त सिंधु एरिया में। ये 7 रिवर हैं जिसको आपने देखा, तो यह सिविलाइजेशन यहाँ पे बसी हुई थी। अच्छा, ऋग्वेदास में इसके इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, इसलिए इस सिविलाइजेशन को ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आता है हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इस सोसाइटी के, इस सिविलाइजेशन के 2-3 एस्पेक्ट को हम देखेंगे। पहला तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। तो पहला आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अगर आप देखते हैं तो उसमें 4 पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला पोजीशन था राजन जो होता था ये जन का राजा होता था। तो जन जो होता है, जन ट्राइब को बोलते थे, जन बोलते थे ट्राइब को, एक ट्राइब को हम बोलते थे जन, और उस जन का जो स्वामी होता था उससे बोला जाता था राजन। अब ये राजन का काम होता था कि यह ट्राइब को प्रोटेक्ट करे, ट्राइब को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। और ना सिर्फ ट्राइब को प्रोटेक्ट करे बल्कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना इनका काम होता था। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना इनका काम होता था। और इसके बाद जो दूसरा ऑफिशियल पोजीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो था पुरोहित दोस्तों, पुरोहित जो है ये चीफ प्रीस्ट होते थे, सबसे इम्पोर्टेंट प्रीस्ट होते थे ये चीफ प्रीस्ट होते थे। अब इनका बहुत भयंकर रोल होता था क्योंकि ये जो हैं ये किंग को एडवाइस करते थे, एडवाइज द किंग को एडवाइस करते थे। और इसके अलावा सोसाइटी में इनका बहुत ही ग्रेट इन्फ्लुएंस था। सोसाइटी में इनका इसलिए भी इन्फ्लुएंस था बिकॉज ये लोगों को सही राह बताते थे, क्या सही है क्या गलत ये यही बताते थे।
पुरोहित के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पोजीशन था वो था सेनानी। सेनानी का मतलब होता है सेनापति, या फिर इसको आप कमांडर ऑफ आर्मी बोल सकते हैं, कमांडर ऑफ आर्मी। अब ये इनका काम होता था, जब भी वार हो रहा है तो वार में आर्मी को लीड करते थे दोस्तों, वार में आर्मी को लीड करते थे, ट्राइब को प्रोटेक्ट करते थे। ट्राइब मतलब जन, तो ट्राइब को भी प्रोटेक्ट करते थे, ये सेनानी का काम होता था। अब इसके अलावा चौथे नंबर पे जो है वो है ग्रामनी। ग्रामनी जो है दोस्तों होता क्या था दोस्तों, ग्रामनी एक विलेज का हेड होता था, और विलेज से रिलेटेड जो भी मैटर होते थे उसको सॉल्व करने का काम ग्रामनी करता था। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पोजीशन थे दोस्तों, राजन, पुरोहित, सेनानी और ग्रामनी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा कुछ असेंबलीज होती थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, 3 असेंबलीज होती थी जो कि जिसका पता चलता है हमें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला था सभा, दूसरा था समिति और तीसरा था विधता। अब ये सभा, समिति और विधता में अंतर क्या होता है? सभा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ जितने भी एल्डर लोग थे वो रहते थे, प्लस जितने भी एक्सपीरियंस लोग थे वो रहते थे, और ये लोग क्या करते थे, इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करते थे, और जो भी इनका डिस्कशन होता था, बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन ये लोग किंग को एडवाइस करते थे किसको? किंग को दोस्तों। अब आप अगर समिति के बारे में बात करेंगे तो समिति एक जनरल असेंबली होता था लोगों का। अब ये जनरल असेंबली क्या करते थे, ये पब्लिक अफेयर पे डिस्कस करते थे, छोटे मोटे पब्लिक अफेयर पे डिस्कस करते थे। तो पब्लिक अफेयर पे डिस्कस करने के बाद ये जो भी इनको कंक्लूजन मिलता था, तो इसमें अपने कंक्लूजन के साथ किंग को सपोर्ट करते थे, तो सपोर्ट द किंग को सपोर्ट भी करते थे। अब अगर विधता के बारे में बात करें, विधता का पता हमें चलता है ऋग्वेदास में, और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट असेंबली। और अगर इस असेंबली के बारे में बात करें तो ये जनरल पब्लिक का असेंबली, और इस असेंबली में वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी दोस्तों। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, ये लोग डिस्कशन करते थे इकोनॉमिक मैटर पे, सोशल मैटर पे और मिलिट्री मैटर पे भी डिस्कशन करते थे। इसके अलावा जो रिलीजियस मैटर्स था इस पे भी डिस्कशन ये लोग करते थे, विधता में रिलीजियस मैटर्स पे भी डिस्कशन करते थे। तो यह 3 असेंबली जिसका हमें पता चलता है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में। और यहाँ एक फेमस इवेंट देखने को मिलता है दोस्तों, वो इवेंट है 10 राजन वार, जिसे आप कह सकते हैं बैटल ऑफ 10 किंग। अब ये इवेंट क्या है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझें तो इसमें क्या हुआ, एक ट्राइब था जिसका नाम था भारता ट्राइब। ये एक ट्राइब था उस टाइम पे जिसके राजा थे राजन थे सुदास। अब इनका लड़ाई हो गया कन्फिडरेशन ऑफ 10 अदर ट्राइब, कन्फिडरेशन मतलब 10 ट्राइब मिलके, कन्फिडरेशन ऑफ 10 अदर ट्राइब, इनका इससे क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब इस युद्ध में सुदास राजा जो थे वो जीत गए। अब ये जब जीते तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था, इस पूरे के पूरे एरिया का नाम रखा गया भारतवर्ष, और तब से ही इस देश का नाम भारतवर्ष रहा। तो ये एक फेमस इवेंट है जो देखने को मिलता है हमें अर्ली वैदिक एज में। इसके बाद अगर आप देखें इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, तो इकोनॉमिक सिचुएशन में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे कैटल ऐसा था कि जिसके पास जितना ज़्यादा कैटल वो उतना ज़्यादा रिच समझा जाता था। यहाँ पे एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटल था। कैटल को सम टाइम एज अ यूनिट भी यूज़ किया जा सकता था, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ काउज हैं वो ज़्यादा रिच माना जाता था। काउ को ऋग्वैदिक एज में गोपा बोला जाता था, गोपा GOPA, और काउ के मास्टर को मास्टर ऑफ काउ, जो गाय का मालिक होता है, उसको गोपजन्य बोला जाता था, गोपजन्य, उसे क्या बोला जाता था दोस्तों, गोपजन्य बोला जाता था। जो दूसरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर, जो कि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स जो उगाए जाते थे वो थे बार्ली, जिसको यावा बोला गया है, यावा, और वीट भी उगाया जाता था एग्रीकल्चर में। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था दोस्तों ट्रेड में मोस्टली बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज सिस्टम होता है
जिसमें मान लो एक व्यक्ति बोलता है भाई मेरे पास गेहूँ है, आप गेहूँ ले लें, उसके बदले चावल दे दीजिए, या फिर जो भी आपके पास है वो दे दीजिए, जो मेरे पास है वो आप ले लीजिए। तो बार्टर सिस्टम देखा गया। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया काउ एज अ यूनिट यूज़ किया जाता था, काउ एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज, काउ एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज भी यूज किया जाता था। इसके अलावा क्राफ्ट भी देखने को मिलता है। क्राफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसमें देखने को मिलता है पोट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, पोट्री। रेड और ब्लैक कलर के ज़्यादातर पोट्री देखने को मिलते हैं, रेड और ब्लैक कलर के पोट्री ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कारपेंटर वर्क्स भी मिलता है। फिर चैरियट मेकिंग, रथ वगैरह, चैरियट मेकिंग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टैक्स का, देखो इकोनॉमी में टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो टैक्स का यहाँ कोई फॉर्मल सिस्टम तो था नहीं, ऐसा पता चलता है कि कोई फॉर्मल सिस्टम टैक्स का था नहीं। लोग बाग अपने मन से अगर चाहें, मतलब वॉलंटरी चाहें, टेरली चाहें तो टैक्स दे सकते हैं। और टैक्स उस समय बाग या बाली बोला जाता था, इन फॉर्म ऑफ बाग और बाली, मतलब लोगों को अगर जिसको मन है वो टैक्स दे सकता है बाग और बाली के फॉर्मेट में। नेक्स्ट अगर सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी में दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट होता था वो होता था कुल मतलब फैमिली, और बहुत सारे कुल मिलके बनते थे ग्राम मतलब विलेज। बहुत सारे कुल मिलके क्या बनते थे, ग्राम में बहुत सारे ग्राम मिलके बनते थे विश, और बहुत सारा विश मिलके बनता था जन मतलब हो गया ट्राइब। और इसी जन का जो राजा होता था उसको बोला जाता था राजन। क्या बोला जाता था, राजन। तो इस तरह से सोसाइटी था। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी सिविलाइजेशन में होता है वोमेन की कंडीशन क्या थी दोस्तों। तो देखें ऐसा पता चलता है कि वोमेन एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन इंजॉय करती थी, क्योंकि इनको एजुकेशन का हक था, असेंबली ये अटेंड करती ही थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस सेरेमनी में ये अटेंड करते थे। और कुछ वोमेन स्कॉलर जिसका नाम देखने को मिलता है, ये महान वोमेन्स थी जिनका नाम है लोपामुद्रा जी। ये 2-3 नाम आप इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है घोषा, GHOSHA घोषा, और तीसरा है अपाला, APALA अपाला। ये 3 वोमेन स्कॉलर का नाम अर्ली वैदिक एज में लिखने को मिलता है। मैरिज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैरिज तो दोस्तों मोनोगेमी ही दिखता था, एक आदमी से ही शादी करेगा, इसको मोनोगेमी बोलते हैं, मोनोगेमी। हालांकि बाइगेमी और पॉलीगेमी का भी देखने को मिलता है, बट मोस्टली मोनोगेमी था। चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज जैसा कोई प्रथा उस समय नहीं था, और सती प्रथा का भी ऐसा कोई जिक्र अर्ली वैदिक एज में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विडो रीमैरिज हो सकता था, ऐसा देखा गया। और लव मैरिज भी होता था एज अ गंधर्व विवाह। यहाँ पे वर्ण सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ण सिस्टम भी देखने को मिलता है। वर्ण सिस्टम मतलब डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो वर्ण सिस्टम यहाँ पे 4 तरह के थे। पहला तो आपके पास ब्राह्मण था, जैसा आपको भी पता है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद चौथा क्या था, शूद्र। तो ये जो डिवीज़न था सोसाइटी का, ये बेस्ड ऑन वर्क था। जैसे अभी बेस्ड ऑन बर्थ हो गया है ना, वो गलत है। उस समय बेस्ड ऑन वर्क था, जो जिस तरह का काम करता है उस तरह से उसका डिवीज़न है। हालांकि अगर आप काम चेंज करेंगे तो आपका सोसाइटी का वर्ण चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीज़न जो था वो बेस्ड ऑन वर्क या फिर ऑक्यूपेशन था। अब अगर आप रिलीजियस लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनका, तो रिलीजियस लाइफ के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली नेचर वर्शिप करते थे। और जो इनका वर्शिप करने का तरीका होता था वो यज्ञ होता था, यज्ञ से करते थे, या फिर सेक्रीफाइसेस से करते थे, या फिर हिम्स प्रार्थना से करते थे, हिम्स या प्रेयर से करते थे। इस समय जो कुछ इम्पोर्टेंट गॉड थे, मेजर गॉड थे दोस्तों, मेजर गॉड था हमारे पास इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है बहुत सारे बार। इन्हें गॉड ऑफ रेन एंड थंडर स्टॉर्म भी कहा जाता है। इंद्र को वार लॉर्ड भी कहा जाता है। वार लॉर्ड का मतलब होता है मतलब युद्ध के देवता, वार लॉर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास थे अग्नि इज़ द गॉड ऑफ फायर।
इसके बाद हमारे पास थे वरुण। वरुण इज गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, इंपॉर्टेंट दोस्तों, गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर एंड रिलेटेड विथ वाटर, एंड रिलेटेड विथ वाटर। इसके अलावा हमारे पास आता है दोस्तों सूर्य। सूर्य मतलब सन गॉड, सूर्य मतलब सन गॉड। देन वी हैव वायु। वायु मतलब आपको पता ही है विंड गॉड, विंड गॉड देखने को मिलता है। इसके अलावा अदिति एंड उषा। देखें अदिति एंड उषा ये दोनों गॉडेस थी। अदिति जो थी वो गॉडेस ऑफ डे और उषा जो है गॉडेस ऑफ डाउन। ये गॉडेस ऑफ डे एंड डाउन थी अदिति एंड उषा। एक और बात दोस्तों, इसी अर्ली वैदिक एज में गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है जिसे लिखने वाले थे ऋषि विश्वामित्र, जिसे लिखने वाले थे ऋषि विश्वामित्र। और ये जो ऋषि विश्वामित्र हैं ये लिखे थे, डेडिकेट किए थे सन गॉड को, डेडिकेटेड टू सन गॉड, सन गॉड को डेडिकेटेड था इनका। और इस पूरे वैदिक काल में अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो लैंग्वेज था इनका वैदिक संस्कृत, लैंग्वेज था वैदिक संस्कृत। और यहाँ पे जो एजुकेशन होता था, मोड ऑफ एजुकेशन या मोड ऑफ ट्रांसफर बेसिकली ओरल होता था। लोगों को बोला जाता था और लोग बोल बोल के रिसाइट कर करके याद कर लेते थे, रिसाइट कर करके मंत्रों को याद कर लेते थे। तो मेमोरी इसका सबसे मेन था। तो दोस्तों आज हमने देखा कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन क्या होता है, इसका हमने सोर्स देखा, सोर्स के बाद हमने इसके पॉलिटिकल सिस्टम को देखा, पॉलिटिकल सिस्टम के बाद इस इकोनॉमिक सिचुएशन को देखा, इकोनॉमिक सिचुएशन के बाद सोसाइटी की सिचुएशन को देखा, रिलीजियस सिचुएशन को देखा, फिर हमने वुमेन की कंडीशन को देखा एंड देन हमने मेजर गॉड्स को देखा, मेजर गॉड्स के बारे में समझा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।